हर विधानसभा को लड़के जीतने के लायक वोट दिया है। और जो व्यक्तिगत, देखिए ये जो वोट आया है सारे विधानसभा में, ये व्यक्तिगत नहीं था, ये पार्टी का वोट था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वोट था। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र से किसी को भी कैंडिडेट बनाया जाएगा, उसका एक अपना व्यक्तिगत वोट भी उसके साथ जब जुड़ेगा, तो हमें नहीं लगता है कि 6 के 6 विधानसभा में हम लोगों को कोई ऐसा विधानसभा में है जिसमें हम लोगों को नाउम्मीदी हाथ लगेगी। इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ में 2025 का इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त हमारे करीब में AIMIM ज़िला अध्यक्ष साहब हैं, आप देख सकते हैं कैमरे पर हैं। इनसे हमारी कुछ ख़ास बातचीत होगी क्योंकि चुनाव का जो रिज़ल्ट था वो हो चुका है। इनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से AIMIM का कैंडिडेट भी था। चुनाव आप लोग हार चुके हैं, मतलब कैसा लग रहा है? अब जाहिर सी बात है कि हार तो हार ही है और हार को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए कि जनता जनार्दन है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, खास करके आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जो हमारा ख़ासतौर पे जो बाराबंकी विधानसभा है या किशनगंज ज़िला अंतर्गत आप लोग काफ़ी पॉपुलर हैं और आप लोगों के माध्यम से आवाम तक जुड़ने का बहुत बेहतरीन एक ज़रिया है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के द्वारा हम लोग आवाम से जुड़ पाते हैं। और रही बात आपका सवाल कि भाई देखिए, इलेक्शन बहुत सारे लोग लड़ते हैं, कोई अकेला अख्तुल ईमान नहीं लड़ा है या अकेला डॉक्टर जावेद नहीं लड़ा है या अकेला मास्टर मुजाहिद नहीं लड़ा है। बहुत सारे लोगों ने लड़ा है और सबकी सोच और सबकी नीयत एक ही रहती है कि हमको इलेक्शन जीतना है। और देश का जो सर्वोच्च, मतलब एक आम जनता की बात सुनी कही जाने वाली जो चीज़ है उसका नाम है लोकसभा, उसमें पहुंचने का सबका ख्वाब रहता है। और इस मुहिम में हमारा नेता भी अख्तुल ईमान साहब भी थे। जाहिर सी बात है हम लोग 2019 में भी तीसरे स्थान पे थे और 2024 के इलेक्शन में भी तीसरे स्थान पे रहे। देखिए, तीसरे स्थान पे रहने का जो मामला है सिर्फ़ और सिर्फ तय करता है जनता। और जनता के इस क्या नाम है जाकर के डिसीजन पे हम लोग बिल्कुल सलाम करते हैं कि उन्होंने जो भी फ़ैसला लिया होगा, जाहिर सी बात है अच्छा ही फ़ैसला लिया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर जावेद साहब के जीतने के बाद एक जो वर्कर्स में एक जोश होता है, हमको किसी भी विधानसभा में या पूरे किशनगंज ज़िला अंतर्गत कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि आवाम जोश में है। कहीं ना कहीं आवाम में ये अंदरूनी चल रहा है कि हम लोग या तो गलती कर दिए या तो फिर हम लोग ये सोच करके सिर्फ वोट दे दिए कि मोदी को हटाना है और इंडिया गठबंधन को लाना है। इसी नीयत से मेरे हिसाब से लोगों ने वोट किया होगा। इसी वजह से जो आम आवाम में एक जोश नहीं दिखा और जनता तय करती है। और जनता का इस क्या नाम है इसको स्वीकार करना है हम लोग। इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनी, NDA की सरकार बन चुकी है और नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री का कल शपथ ले चुके हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सरकार चल पाएगी 5 साल तक? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीते दिनों जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ख़ास तौर पे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से डरा के या ऐसे संस्थान के द्वारा उनको परेशान करके, जिस हिसाब से उनको पॉलिटिकल दबाव दे करके स्टेट में अपने फेवर में बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार बनवाया है, तो जाहिर सी बात है कि अभी उथल पुथल नहीं किया होगा स्टेट को देखते हुए। लेकिन आगे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ भी हो सकता है, सरकार गिर भी सकती है, सरकार इंडिया अलायंस की भी बन सकती है। सारा चीज़ तय करेगा कि अब जो ये लोग सरकार में शामिल हुए हैं, सरकार की पूरी मेजॉरिटी की सरकार भाजपा की नहीं बन पाई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे दबाव में कितना मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल पाती है, ये सवालिया निशान जब तक ये सरकार चलती रहेगी ये सवाल उठता रहेगा। और इस तरह का जो बातें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से चलता रहेगा। इसीलिए अभी देखते हैं, अभी नया सरकार बना है और सरकार बनने पर मैं सरकार के तमाम तर जिम्मेदार लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं। लेकिन अब आगे देखते जाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां? अभी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से आपकी पार्टी अख्तुल ईमान साहब जो कैंडिडेट थे वो हार गए, लेकिन विधानसभा इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि अवाम ने हम लोगों को बहुत सराहा है। सम्मानजनक वोट हर विधानसभा से आया है और हर विधानसभा को लड़के जीतने के लायक वोट दिया है। और जो व्यक्तिगत, देखिए ये जो वोट आया है सारे विधानसभा में,
ये व्यक्तिगत नहीं था, ये पार्टी का वोट था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वोट था। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र से किसी को भी कैंडिडेट बनाया जाएगा, उसका एक अपना व्यक्तिगत वोट भी उसके साथ जब जुड़ेगा, तो हमें नहीं लगता है कि 6 के 6 विधानसभा में हम लोगों को कोई ऐसा विधानसभा में है जिसमें हम लोगों को नाउम्मीदी हाथ लगेगी। इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ में 2025 का इलेक्शन लड़ेंगे और ख़ास तौर पे किशनगंज का जो ये 6 विधानसभा है, हम लोग इंशाल्लाह 6 के 6 विधानसभा जो है जीतने का दमखम रखते हैं। और आवाम कहीं ना कहीं देखिए, ये सेंट्रल इलेक्शन था, लोगों में एक बेचैनी थी कि नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी के सरकार को हटाना है। तो हटाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब नहीं हो सके, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को इतना कमज़ोर जरूर कर दिए कि ये हटाने से भी बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इसीलिए अब अवाम में वो बेचैनी रही नहीं। स्टेट लेवल का इलेक्शन है और स्टेट लेवल का इलेक्शन ख़ास तौर पर तो अपनी नेतृत्व में इलेक्शन होता है और लोकल मसले मसाइल इसमें रहते हैं कि भाई प्रशासनिक किसने कंट्रोल किया, अवाम को किसने, अवाम की मदद किसने की, अवाम के लिए प्रशासनिक लड़ा किसने, अंचल में लोगों को लूटने से बचाया किसने, ये सारे मुद्दों के साथ में जो है विधानसभा इलेक्शन रहता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में इलेक्शन होगा 2025 में, और जो बदलाव की नज़र से अगर लोग वोट करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को 6 के 6 विधानसभा में इंशाल्लाह कामयाबी आने वाले वक्त में मिलने की पूरी उम्मीद है। सर एक सवाल और है, चंद्रबाबू नायडू ने मांग रखी थी एनडीए में जब शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले थे, तो कि आंध्र प्रदेश में 7% आबादी है मुस्लिम आबादी, इसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए मुसलमानों के लिए आरक्षण लाएंगे या फिर बिहार में विकास कर पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू का जो नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में वहाँ पे जो है बीजेपी चल रही है। लेकिन आपका बिहार का मैं बता दूं तो बिहार का नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी अब नहीं रहा, अब भाजपा के नेतृत्व में नीतीश कुमार आ चुका है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार जी सेंट्रल में दबाव दे करके बिहार वासियों के लिए कोई स्पेशल सौगात लाने की उम्मीद है। हमको तो कतई नहीं लग रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व अलग है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व अलग है, क्योंकि इनकी छवि जो है ये अपने आप को काफ़ी गिरा चुके हैं। और ये भाजपा के साथ अगर इस बार अलायंस में नहीं रहते, जितनी ये 12 सीट जैसे जीत पाए हैं, हमको नहीं लगता कि ये 2-3 सीट से ज़्यादा जीत पाते। इसीलिए अभी ये इस तरह का जोखिम नहीं उठाएंगे और ये बीजेपी के साथ रहेंगे, दबाव डालने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इतना दबाव नहीं डाल पाएंगे जिसकी वजह से बिहार में अभी गठबंधन टूट सके या आने वाले 25 में बीजेपी के साथ हट करके इलेक्शन लड़ने का नीतीश कुमार जी में अभी दमखम उतना दिखता नजर हम लोगों को नहीं आ रहा है। बिहार को विशेष दर्जा मिल सकता है, नीतीश कुमार की मांग है एनडीए में। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम बिहारी होने के नाते हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी इस तरह का मांग रखे और हम जैसे बिहारियों को, दबे कुचले लोगों को फायदा हो, इसमें दो राय नहीं है। कि ऐसा नहीं कि मैं नीतीश कुमार जी का इसमें कोई कटाक्ष करूंगा। जाहिर सी बात है, जैसे पूर्णिया एयरपोर्ट बनना चाहिए, नीतीश कुमार जी को मांग रखना चाहिए। बिहार सरकार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, खासतौर पर सीमांचल पैकेज भी इसमें मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ें अगर वो सेंट्रल से मांगते हैं तो हम लोग तो उसकी मांगों से ताल मिला करके मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बिहारियों का हक का मामला है। तो उसमें कोई तरह का टिप्पणी करना एकदम ये कतई बेबुनियाद होगा। अगर पूरे बिहार वासियों के लिए कोई सेंट्रल से मांग रखते हैं या दबाव डाल के लाने की कोशिश करते हैं तो नीतीश कुमार जी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस बार सरकार दबाव में है और ऐसे दबाव में अपने बिहारियों के लिए कुछ फायदेमंद काम या योजना बिहार वासियों के लिए नीतीश कुमार जी को लाना चाहिए। सर, लोकसभा गिनती के बाद जो मतलब राहुल गांधी इंडिया अलायंस के जो अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने उस वक्त तक ऐलान नहीं किया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के ऑफर मिले, प्रपोजल दिया जा रहा है। लेकिन अब 5-6 दिन के बाद प्रपोजल दिया जा रहा है कि हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। इसको लेके क्या कहें? देखिए, यही कांग्रेस की मानसिकता आज कांग्रेस को ले डूबी है। बेशक मुसलमानों के लिए दम पर, पिछड़े वर्ग के दम पर, दलित महादलितों के दम पर आज ये विपक्ष में थोड़ी मजबूती नज़र आई है, लेकिन इसकी दोहरी राजनीति हमेशा से रही है कि जब वक्त रहता है तो कुछ नहीं करता है, जब वक्त निकल जाता है तब बहुत दाव पेच करता है। अरे भाई, इसी तरह का अगर ऑफर रखना था, जो ही इलेक्शन के नतायज आए थे उसी दिन ही इस बात को अनाउंसमेंट कर देते, चंद्रबाबू जी के लिए जो अच्छे पैकेज का इंतजाम कर देते, तो हो सकता है कि उनमें उठापटक होता और इंडिया अलायंस को इससे फ़ायदा होता। लेकिन ये हर मामले में लेट कर देते हैं, यही इसकी हमेशा से सोच रही है। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से ये बात को टाल रहे हैं।
ऐसा हो सकता अब हो सकता है। देखिए ये जो है एक सेंट्रल लेवल की बात है और हम लोग तो जाहिर सी बात है कि बिहार लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब क्या किस तरह का क्या समीकरण बनता है हमें या आपके माध्यम से मैं एक अपनी बात को साफ साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि जब आपको किसी को झुकाना है और अपने को झुक करके अगर सामने वाले को आप झुका सकते हैं ज़्यादा, तो कभी ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और इस बार इंडिया गठबंधन के जो खास करके राहुल गांधी जी का जो सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन में आज सीट आया है, उनको आज बड़ा दिल दिखा करके बड़ा बड़ा मंत्रालय अलायंस पार्टियों को दे करके आज बीजेपी को वो झुका सकते थे, लेकिन इससे भी ये महरूम नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखिए आज भी जो है भाजपा के टक्कर में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, क्योंकि 9 राज्यों में कांग्रेस जैसी पार्टियों का खाता तक नहीं खुलता है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को इतनी मजबूत महसूस नहीं कर रहे होंगे। इसी का नतीजा है कि इस तरह के ऑफर या इस तरह की बातें वो सामने अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी का 9 राज्यों में एक भी MP ना बना हो, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में वो इस तरह का डिसीजन लेने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। चलिए क्या सवाल कीजिएगा।